गाइस मैं आपको इस वीडियो में जनरल माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, जो कि हमारे एमएलटी के सिलेबस में पहला चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का। सबसे पहले दोस्तों हम माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डील विद देयर पैथोलॉजिकल एंड नॉर्मल कंडीशंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और जो उसकी पैथोलॉजिकल और नॉर्मल जो कंडीशंस होती है उनके साथ डील करने की प्रक्रिया को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते, कांट बी सीन विद द नेकेड आइज। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ सिंपली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लाइव विजिबल नहीं देख सकते, ओनली माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, नॉर्मल, फ्लोरा, पैथोजेनिक हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगाई, यीस्ट, एल्गे, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा और डिफरेंट टाइप के होते हैं। आगे चल के ये भी हमारे सिलेबस में होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कुछ डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं जो हम देख सकते हैं। फंगी इस तरीके से होते हैं, यीस्ट, एल्गे, बैक्टीरिया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है। फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी का जो फादर हम कहते हैं उसको लुईस पास्चर को कहा जाता है। इसे कहा जाता है लुईस पास्चर। इन्होंने हमारे जो मेथड बैक्टीरियोलॉजी की टेक्निक्स और मेथड्स को दिया था, को डेवलप किया था, और स्टीम, स्टेलाइजर, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, इनके बारे में हमें बताया था। और भी कई तरह की इन्होंने रिसर्च डिस्कवरी की थी, आगे चल के बताएंगे। तो ये बेसिकली मैं आपको शॉर्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप देखिए। एंड सेकंड आता है हमारा फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के फादर किसे कहते हैं? रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच कहते हैं फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक्स की भी डिस्कवरी की थी। अब कुछ अदर साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अहम भूमिकाएं निभाई हैं, देखते हैं हम। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं लैप्रेबैसिलस, जैसे ये रहा लैप्रेबैसिलस, किसने डिस्कवरी की थी? हैंसेंस डिजीज़ को हम हैंसेंस एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवरी की थी। इसको हम माइक्रोबैक्टीरियम भी कह सकते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे, और हैंसेंस डिजीज़ भी कह सकते हैं। सेकंड आता है हमारा डिप्थेरिया बैसिलस। डिप्थेरिया बैसिलस में हम का जो डिप्थेरिया बैसिलस की डिस्कवरी क्लैप्स एंड लियोफ्लर, ये दो साइंटिस्टों ने करी थी। सबसे पहले क्लैप्स ने की थी, उसके बाद लियोफ्लर। फर्स्ट ऑब्जर्व ये जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे एडविन क्लैप्स, 1883 में डिस्कवरी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फ्रेडरिच लियोफ्लर। ठीक है गाइड्स, आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स आते हैं जो हम, जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब में कुछ प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले कुछ हमें मेजर गाइडलाइंस हमें याद होनी चाहिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे लैब का। अगर आप एक स्टूडेंट है, किसी एमएलटी स्टूडेंट है तो आपके लिए ये चीज़ें, किसी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले उसके पूरा मेथड को पूरी तरह आपको पता होना चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, तभी आप उस मेथड को परफॉर्म करिए, अदरवाइज आपके लिए ये हानिकारक हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिमेंबर दैट ऑल बैक्टीरिया आर पोटेंशियल पैथोजेंस होते हैं दैट मे कॉज हार्म, ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड और यूजुअली सर्कमस्टेंस। ठीक है ना दोस्तों। प्रैक्टिकल करने से पहले हमेशा आपको प्रॉपर तरीके से ग्लव्स पहनने होंगे विद कल्चर्स। जब कल्चर को वर्किंग करेंगे, किसी भी तरह की माइक्रोबायोलॉजी में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो उससे पहले आप ग्लव्स ज़रूर पहनें। और जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप उसको डिस्पोज कर देंगे बायोहैज़ार्ड बैग में। और आपको दोस्तों लैब कोट, सेफ्टी ग्लासेस और गॉगल्स ज़रूर पहनने चाहिए। उसके बाद ही पहनने से पहले आपको पूरी तैयारी के साथ रेडी हो जाए। लैब कोट, सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स, उसके बाद ही आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में एंटर करेंगे, ये रूल है।
कहना चाहता है दोस्तों, डिसइंफेक्ट योर वर्क एरिया बोथ बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग विथ बैक्टीरियल कल्चर। जब हम बैक्टीरियल कल्चर लगाते हैं उससे पहले और उसके बाद हमारा जो वर्किंग का एरिया होता है उसको हमें क्लीन करना चाहिए होता है। देन उसके बाद ही हमें एक्सपेरिमेंट और आगे की एक्टिविटी करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा लैब में हमारे कुछ ग्लासवेयर्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब, बोतल, फ्लास्क। ये भी रिफ्यूज भी हो सकते हैं, मतलब टूट फूट भी सकते हैं, और मतलब ये रीयूज भी हो सकते हैं। तो रीयूज करने से के लिए हमें एक्सपेरिमेंट के बाद उस चीज़ों को हमें स्टेलाइज करने के बाद ही उन ग्लासवेयर को अपनी जगह रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कुछ हमारे सब मटेरियल्स होते हैं जो, जैसे कि पेट्री, प्लास्टिक पिपेट्स, माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स, स्वैब्स। ये सारी डिस्पोजेबल होती हैं, तो इसकी यूज़ करने के बाद ये कंटामिनेटेड भी हो सकती हैं, तो इसलिए इसको हमेशा डिस्टेलाइज करने के बाद ही उसे डिस्कार्ड करना चाहिए। और कभी भी ध्यान रखें, आप जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कंटामिनेट पिपेट्स और पिपेट्स की टिप्स को हम कभी भी फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे हमारा उस पर हम पिपेटिंग रैक होती है या डिस्कार्ड बायो हजार्ड्स के जो टैब होते हैं उन्हीं में डालना चाहिए पिपेट टिप्स जो होती है। और लूप जो होती है, इनोकुलेटिंग लूप होती है, उसको हमेशा स्टेलाइज करके रखना चाहिए बिफोर और आफ्टर यूज, मतलब ये इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद दोनों टाइम पे हमें स्टेलाइज करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों हमेशा याद रहे, जो हमारे कल्चर बोतल्स होती है हमेशा टाइटली हमारे लगे होने चाहिए और प्रॉपर स्टोरेज रैक में रखने के बाद। दोस्तों अगर लैब में इन केस अगर आपका कोई स्पाइल हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो हमेशा हमारे सीनियर्स को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई इंस्ट्रक्टर होता है या किसी भी तरह के बर्न, कट, स्पाइल कुछ भी हो जाए या किसी तरह की इंजरी हो जाए, तो उसके तुरंत बाद हमें अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।